Hello everyone, Amit Aura from EcoVisioner. I hope you all have watched part 1 and part 2 of globalization. Today we'll be ending the chapter with the leftover topics. आज के जो topics हैं हमारे काफ़ी important है. We'll talk about World Trade Organization. We'll also have a debate कि trade practices fair हैं कि नहीं है. We'll also talk about impact of globalization of India. हम इसके positive impacts पे पढ़ेंगे और थोड़ा negative impacts भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ globalization हमारे country को exploit कर रही है या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के. देन वी हैव अ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट कैन टेक और व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में फॉरेनर्स आके इन्वेस्ट करें, फॉरेन कंपनीज एमएनसीज इंडिया में इन्वेस्ट करें. सो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट जिससे इंडिया बिकम्स एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट. एंड इन द एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन. क्या डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज को इक्वल गेन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का कि नहीं. We'll be discussing that. So first we'll be starting with a very important topic called World Trade Organization. UN के अंडर WTO काम करता है. You all should be aware that in 1991 सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड. तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर रह गई जिसका नाम था यूएसए, जिसका नाम है अमेरिका. यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और उसने ये टूल्स यूज किए वर्ल्ड में एक्सपैंड करने के लिए. WTO इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो फ्री ट्रेड की बात करते हैं. दीज ऑर्गेनाइजेशन से ऑल द बैरियर्स, उन्होंने कहा कि फॉरेन ट्रेड में जो भी बैरियर्स हैं वो वर्ल्ड के लिए हार्मफुल है. सो इन्वेस्टमेंट्स के लिए हार्मफुल है बैरियर्स. सो दीज देयर शुड बी नो बैरियर्स. WTO मानता है कि कंट्रीज साथ में आए, ट्रेड करें, एक कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में बिके. ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी. टैरिफ्स और कोटास हटा दिए जाएं. सो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. तो वो सब प्लेटफॉर्म दिया है एक जगह पे कि कंट्रीज आके बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट साइन करें और सबको रूल्स मिलें जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो रूल्स बनाए और सारी कंट्रीज उसको फॉलो करें. सो बेसिकली डोर्स ओपन करें एक दूसरे के लिए. एक दूसरे द डोर्स शुड बी ओपन फॉर अदर कंट्रीज गुड्स टू बी सोल्ड इन दैट कंट्री. And today at present, as the book says, it has 164 countries जो इसके मेंबर हैं WTO की. पहले जर्नल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ था जो अब 1995 में क्या बन गया WTO. इट इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल. इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट इसका ज़्यादा फायदा अनफेयरली किसको हुआ है, डेवलप्ड नेशंस को. क्योंकि WTO के कहने से डेवलपिंग नेशंस ने तो अपने बैरियर्स हटा दिए हैं, पर अभी भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एक्सेट्रा, दे हैव रिटेन द ट्रेड बैरियर्स. एंड WTO के रूल्स ने फोर्स किया है डेवलपिंग कंट्रीज को अपने ट्रेड बैरियर्स रिमूव करने के लिए. सो इन द डिबेट ऑफ ट्रेड ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या एक एग्जांपल लेके स्पेशली एग्रीकल्चर गुड्स का कि कैसे डेवलप्ड नेशंस को इसका फायदा हो. सो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ GDP टू इंडिया. इंडिया के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डेवलप नेशन की बात करें तो उनका GDP में सिर्फ 1% शेयर है एग्रीकल्चर का. इंडिया के क्लोज टू 15% है. और सोशल टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है डेवलप्ड नेशंस की वो बहुत कम है, कहीं पे 0.5% है, कहीं पे 2% है. एंड येट वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर इन द US. सबसे पहले दे ऑल्सो रिसीव मैसिव सम्स ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट एज सब्सिडीज. सो फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर एक्सपोर्ट उनको सब्सिडी मिलती है. इसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम रहती है. तो US फार्मर एक अच्छी पोजीशन में है, वो अपने फार्म प्रोडक्ट को बहुत लो प्राइस पे बेच सकता है. इमेजिन करिए कंट्री ए सपोज इसराइल. इसराइल के पास दो कंट्रियां हैं इंपोर्ट करने के लिए, इंडिया और US से, जिससे वो फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर सकता है. इसराइल को फूड ग्रेन्स मिल रही हैं, हम रुपीज में बात करेंगे, उन्हें पर केजी फूड ग्रेन मिल रही है एट ₹10 फ्रॉम USA. एंड वही सेम चीज जो इंडिया से मिल रही है, बिकॉज इंडिया में किसान के पास उतना पैसा नहीं है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, और अमेरिका बहुत सारी सब्सिडी और बहुत सारी हेल्प दे रहा है अपने फार्मर को, तो वो 10 रुपए में बेच रहा है अमेरिका. बट द सेम प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड बाय इंडिया फॉर 13 रुपीज और 14 रुपीज. तो इसराइल विल नॉट बाय फ्रॉम इंडिया, इट विल बाय फ्रॉम US. तो इसका फायदा US को हो रहा है. So the surplus farm products are sold in other countries' markets by US at a very low price.
इट अफेक्ट्स द फार्मर्स इन दीज कंट्रीज। अच्छा, अब इसके दो घाटे हो गए। एक, अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो इंडिया यूएसए से इंपोर्ट कर लेगा 10 रुपए का और 12 का बेच देगा, तो यहाँ के फार्मर्स का सामान यहाँ के लोग भी नहीं खरीदेंगे। तो ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो डब्ल्यूटीओ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है रूल्स। तो इसमें डब्ल्यूटीओ ने एक रूल बनाना चाहिए था कि एग्रीकल्चर सब्सिडी सब सेम जगह, मतलब पूरी कंट्रीज में सेम हो। जितनी सब्सिडी इंडिया, उतनी सब्सिडी यूएस दे। तो यूएस जब ज्यादा हेल्प करता है तो उसका फार्मर बेटर पोजीशन होता है। तो यूएस फार्मर, अमेरिकन फार्मर कैन सेल इट हिज प्रोडक्ट एट अ वेरी लो प्राइस। तो उसकी डिमांड वर्ल्ड में जनरेट होती है, लोग उससे इंपोर्ट करते हैं। सो डेवलप्ड कंट्रीज इस बात को कहती हैं कि हमने तो ऑलरेडी वी हैव रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एज पर डब्ल्यूटीओ रूल्स, बट यू हैव इग्नोर द रूल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड हैव कंटिन्यूड टू पे योर फार्मर्स वास्ट सम ऑफ मनी। You have asked our governments to stop supporting our farmers, but you are doing yourself. Is this free and fair trade? तो डेवलपिंग कंट्रीज ये क्वेश्चन पूछती हैं डेवलप्ड नेशन से कि तुमने हमारे को तो रूल्स अप्लाई करवा दिए हमारे ऊपर डब्ल्यूटीओ के, पर व्हेन इट कम्स टू योर कंट्री यू आर नॉट फॉलोइंग दोज रूल्स। सो इज दिस डब्ल्यूटीओ का जो फ्री ट्रेड है, इज इट फेयर और नॉट? दैट इज द डिबेट। Coming to the second important point of this chapter today is impact of globalization in India. बहुत मिक्स रिस्पॉन्स है हमारे पास। अच्छा भी हुआ है उसका। इंडियन इकोनॉमी काफ़ी पिछले 30 सालों में इट हैज़ चेंज अ लॉट। सो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉर, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। वैरायटी मिलती है, पब्लिक को वैरायटी मिलती है। कंज्यूमर अर्बन एरियाज में बहुत उनके पास ग्रेटर चॉइस है कंज्यूमर के पास, जो 91 से पहले नहीं थी। इट वॉज नॉट देयर बिफोर द ग्लोबलाइजेशन। 91 रिफॉर्म से पहले नहीं था। टुडे वी एंजॉय मच हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन पॉसिबली अर्लियर। उतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था। आज की कार्स, आज के इलेक्ट्रॉनिक्स, आज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा हाउसिंग, वो सब बेटर है एज कम्पेयर टू इट वॉज बिफोर 91। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, तो फर्स्ट हम बात करते हैं जब एमएनसीज ने इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बढ़ा दी है ओवर पास्ट 20 ईयर्स, then if they have benefited, then Indians have also benefited. They have invested in industries like cell phone, automobiles, electronics, soft drink, fast food. ये कंपनियां इंडिया में खुली है, and services also such as banking in urban areas. These products have a large number of well-off buyers in these industries and services. New jobs have been created. तो एक तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आया है इंडिया के अंदर। दूसरा, इन कंपनीज ने आके बहुत सारे लोगों को जॉब्स दी हैं, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और थर्ड फायदा इसके अंदर ही हुआ है कि इनको जो रॉ मटेरियल सप्लायर हैं वो इंडिया से लिए। तो बहुत सारी लोकल कंपनीज हैं जो इन इंडस्ट्रीज लाइक सैमसंग, एमआई, एप्पल, जो यहाँ खोल रही हैं अपनी कंपनियाँ, मैकडोनल्ड्स, उनका जो रॉ मटेरियल है, उनके जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं वो इंडियन स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। तो वो उनको उसकी वजह से वो भी प्रॉस्पर हुई है। सो लोकल कंपनीज हैव प्रॉस्पर्ड ड्यू टू एमएनसीज because they are benefiting by supplying raw material to these companies. Then continuing with the second benefit, that is that also top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. They have invested in newer technology. So a lot of technology has come with the MNCs and globalization, and production methods have raised their production standards. हमारी quality improve हुई है companies की, and some have gained from successful collaborations with foreign companies. Hero has gained with Honda, Maruti gained with Suzuki. तो बहुत फायदा हुआ। Moreover, globalization also have enabled some large Indian companies. सिर्फ foreign companies इंडिया में नहीं आई हैं, तो Indian companies like टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स, ये जैगवार, लैंड रोवर, जो इंग्लैंड में यूके बेस्ड कंपनी है, वो टाटा ने वहाँ खरीद ली। इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, नट एंड बोल्ट्स, ये सब कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड फैला लिए। इवन हल्दीराम हैज इट्स ब्रांचेस इन 60 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। Many schools have their branches abroad. So you can see that, of course, if they have come to India, Indian MNCs have also gone abroad. And globalization has also created, thirdly, it has also created new opportunities for companies providing services, especially IT. India को बहुत फायदा हुआ है। Indian company producing a magazine for the London-based company and call center are some examples. Outsourcing बहुत बड़ा फायदा हुआ है Indian सर्विस सेक्टर को। Host of service like data entry, accounting,
administrative tasks and engineering are now being done cheaply in the countries such as India and export to developed countries. हमारे पास आई हैं वो कंपनियां, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, हमारा पूरा गुड़गांव एस्टैब्लिश हुआ है बेस्ड ऑन कॉल सेंटर्स. So that way India has got a lot of benefits from this outsourcing वाला जो concept है कि वो इंडिया एक चीप डेस्टिनेशन है, सस्ती डेस्टिनेशन पड़ती है फॉर आउटसोर्सिंग, एंड वी हैव गुड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल. सो दीज कंपनीज हैव कम टू इंडिया. हमारी इनकम्स बढ़ी हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, और ऑफ कोर्स द इन्वेस्टमेंट्स हैव आल्सो कम टू इंडिया. So a small topic which it is related to globalization only. What are the steps to attract the foreign investment? I heard somewhere that Vietnam is a very good country now. It is attracting a lot of foreign investment. People who are shifting from China, companies, Japanese companies, South Korean companies, American companies, who are shifting their operations from China, they are being attracted towards Vietnam. And some companies are also coming to India. So what are the steps which government can take, or government of India is taking to attract foreign companies? So सबसे बड़ा steps है industrial zones called special economic zone, SEZs, special economic zones. ये world class facility देती हैं foreign companies को. They have electricity, water, roads, very good infrastructure, storage facilities. Companies who set up their production in SEZs do not have to pay taxes for the initial period of 5 years. So this way you can attract the foreign companies कि आप आइए यहाँ एस्टैब्लिश कीजिए अपनी कंपनी को. आपको बहुत कम बिजली का बिल पे करना पड़ेगा, आपको वाटर का बिल बहुत कम करना पड़ेगा, और आपको 5 साल तक टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे. सो इन्हें बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. दिस इज द वे वी कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कम इन इंडिया. एंड ऑल्सो गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज कि लेबर लॉ इतने स्ट्रिक्ट नहीं है व्हेन इट कम्स टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और दीज कंपनीज, सो दैट दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ कमिंग इन टू इंडिया कि यहाँ पे लेबर हमारे अगेंस्ट काम करेगा या हमें बहुत कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी ऑन हायरिंग द लेबर. सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बी फ्लेक्सिबल इन दैट. सो एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए, एक लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल कर दिया. And in recent years, the government has allowed companies to ignore many of these. Instead of hiring workers on regular basis, उनको allow कर दिया कि वो casual workers को hire कर सकते हैं, casual jobs. This is done to reduce the cost of labor. तो फिर वो कंपनी अगर परमानेंट वर्कर्स या परमानेंट एम्प्लॉयज रखेगी तो उनको हाई सैलरी देनी पड़ेगी, तो फिर वो कंपनीज यहाँ पे नहीं आएंगी. सो अभी भी पर इंडिया में कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया स्टिल इज फार अवे. आई थिंक 63 रैंक है इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में. सो दैट वे स्टिल these foreign companies are demanding more flexibility in the labor laws. So they say less taxes, and they also say that labor laws में और rebate में और flexibility मिलनी चाहिए जिससे कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकें और पेरेंट कंपनी और जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं लाइक इंडिया, उन दोनों को फायदा हो सके. So these are some benefits we have done impact of globalization or how government attracts. Let us see some examples showing some negative side of globalization also. When it comes to small producer, it is said compete with us or perish. तो small producer को बहुत बड़ा challenge आ गया है because they've got rising competition. So we'll see one example. Ravi did not expect that he would have to face a crisis in such a short period of his life as an industrialist. Ravi took a loan from the bank to start his own company. He was producing capacitors in 1992, Tamil Nadu. Capacitors are used in many electronic home appliances, including tube lights, television. Within 3 years, he was able to expand the production. और उसके पास 20 वर्कर्स थे, उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. His struggle to run his company started जब गवर्नमेंट ने restrictions on import of capacitors हटा दिया. ये सरकार का ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने का एक तरीका था, पर जैसे ही वो imports on capacitor हटा दिया गया in 2001, उनके रवि के मेन क्लाइंट्स जो टेलीविजन कंपनीज थी, तो उन्होंने वो चीज़ें बाहर से मंगवानी शुरू कर दी. They used to buy these capacitors in bulk from his company. But now with the competition coming in and cheaper capacitors coming into India, the MNC brands force the Indian television companies to move into assembling activities for MNCs. Even when some of them bought capacitors, they would prefer to import as the price of imported जो capacitors थे वो कम था. एक तो असेंबलिंग इंडिया में हो गई, ऊपर से कैपेसिटर सस्ते आने शुरू हो गए.
So Ravi now produces less than half of the capacitors that he produced in 2001, और 20 की जगह उसके पास सिर्फ 7 वर्कर्स रह गए. So many domestic companies in many parts of the country have shut down because they could not compete with these foreign companies. Same हाल हुआ batteries, capacitors, plastic, toys. Indian toy industry almost perished. Tires, dairy products are some example of the industries which were small manufacturing. They are hit hard due to competition. हम वो competition survive नहीं कर पाए. Many companies were shut down in that period. Several of the units shut down. The small industries in India employ the largest number of workers, around 2 crore, 20 million in the country after agriculture. Coming to one more negative point, or you can say one more impact, is uncertain employment. Globalization and the pressure of the competition have substantially changed the lives of workers. Faced with growing competition, most employers these days prefer workers to work and employ them flexibly. So they are no longer secured jobs for workers. उनकी जॉब सिक्योर नहीं है. जब तक उसके पास डिमांड है उस एमएनसी के पास, तब तक वो उनको रखते हैं, उसके बाद वो उनको नौकरी से निकाल देते हैं. So we have a very good example of a garment worker. 35-year-old Sushila had spent many years as a worker in a garment export industry of Delhi. She was employed as a permanent worker entitled to all the health insurance benefits, provident fund, and overtime a double rate. When Sushila's factory closed in late 1990s, she started searching for a job. उनको 30 किलोमीटर दूर अपने घर से एक नौकरी मिली. And even when she was working for this factory for several years, she's a temporary worker. She earns less than half of what she was earning earlier अपनी permanent job में. So Sushila leaves her house every morning 7 days a week at 7:30 a.m. and returns. कोई छुट्टी भी नहीं है उसको at 10 p.m. A day off from work means no wage. She has none of the benefits जो पहले उसको मिलते थे और overtime मिलता था. Factories closer to her home have widely fluctuating orders एंड देयरफॉर पे इवन लेस. तो वो इतना दूर ट्रैवल करती है. तो एक प्रॉब्लम आ गई, ये कंपनीज कॉस्ट कट करने के लिए, क्योंकि वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो नहीं कम कर सकते, सो दे कट द लेबर कॉस्ट, so they exploit our labor. The second negative impact of these companies coming into our country is that they cut labor cost. Of course MNCs have to फाइट एंड उनका कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में कॉस्ट कटिंग होती है, तो वो कहाँ से कॉस्ट कटिंग करते हैं, वो लेबर का एक्सप्लॉइट करते हैं. सो वन ऑफ द वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स. सो लॉट ऑफ इंडियन वर्कर्स, बिकॉज वी हैव मोर सप्लाई ऑफ वर्कर्स, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत हाई है, वी हैव ऑलमोस्ट 50 करोड़ वर्कफोर्स, so that is why we have more supply than demand. So labor is ready, ऊपर से लॉ भी फ्लेक्सिबल है, तो लेबर इज रेडी टू वर्क एट अ lower wage rate. So the condition of work, hardships of workers described above have been common in these private industries. Most workers today are employed in the unorganized sector. So moreover, increasingly condition of workers in the organized sector have come to resemble the unorganized sector. Organized वाले भी ऐसा ही behave कर रहे हैं. Workers in the organized sector such as Sushila no longer get the protection and benefits that they enjoyed earlier. So एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई establishing of MNCs into. So now what the world is doing now, what about WTO rules? In the end we want to struggle for a fair globalization, कि दोनों को फायदा हो. अगर ग्लोबलाइजेशन हुई है तो उसको दोनों को फायदा हो. बड़ा सिंपल एग्जांपल है, फेयर रूल्स. इफ यू एंटर माय कंट्री, अगर मेरे ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए हैं, तो यूएस, जर्मनी, यूके, उनको भी अपने ट्रेड बैरियर्स हटाने. एविडेंस शो करता है, स्टैट शो करता है दैट इट हैज बीन वेरी अनइवन. पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज. ऑन द अदर हैंड, पीपल जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं है, who have not shared the benefits. Since globalization is now a reality, the question is how is it fair? Fair globalization आना पड़ेगा. Fair globalization would create opportunities for all and also ensure that the benefits of globalization are shared better. The government can play a major role in making this a possibility. It's this possible. Its policies must protect the interest of all the sections of society, not only rich and powerful. You have read about some of the possible steps the government can take.
फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो लेबर लॉज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकती है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं चाहता। वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर सकती है कि वो स्ट्रांग इनफ बन जाए कि वो कॉम्पीट कर पाए। It can use the trade and investment barriers for outsider. It can negotiate with WTO. So the government can negotiate with WTO for fairer rules. It can also align with other developing countries with similar interest. We can make a हम साथ मिलके we make a common request to WTO and we can go for fairer rules. In the past few years बहुत campaigns हुए हैं, जो लोग कहते हैं, लोगों ने WTO को बहुत क्रिटिसाइज किया है कि WTO यूज कर रहा is being used by these developed nation to exploit the less developed countries. So it is called neoliberalism. Look at this. One of the protest pictures has been given below. So people from developing nations want justice, equality, which WTO is no longer providing, is not providing. तो कुछ लोग तो ये भी एलिज करते हैं कि WTO अमेरिका ने बनाया है अपने डेवलप्ड नेशन, अपने अलाइज को गेन करने के लिए। हमारी मार्केट में तो वो घुस गए हैं, पर अपनी मार्केट में वो किसी को आने नहीं देते। सो नो फेयर रूल्स। सो लेट अस होप फॉर फेयर रूल्स बाय WTO। इंडिया कैन पुश टू दिस और इंडिया कैन ग्रो। तो द गवर्नमेंट कैन टेक दीज स्टेप्स एंड मेक इट बेटर। So here we finish the chapter globalization. आपको पूरा चैप्टर देखने के लिए you have to go for part 1, 2 and 3 also. So here we finish economics syllabus for class 10th. When it comes to consumer protection, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में आएगा। प्रोजेक्ट वर्क बनाना है आपने उसका। You can understand that chapter and make a project work. So when it comes to board examination, we are only having 4 chapters. So all the teachers and students who have not downloaded our app, EcoVisioneer app, are requested to download this app. And students, you can register for the coming EcoVisioneer International Olympiad. Social science is also one of the subjects in the Olympiad. The subjects offered by EcoVisioneer are given on the screen. We also have social science for class 10th, English for class 10th, and also for class 11th and 12th, various subjects. These are the benefits which students can get by participating in the Olympiad. And these are the benefits for teachers who want to have their schools register for the Olympiad. For registration or any other information, you can contact us on ecovisioneer@gmail.com and also WhatsApp us at 9891203546. You can get the complete course videos of SST class 10th for just ₹1,000. For that, you can also contact us. Thank you very much. Take care. God bless you.